धोबी के बेटे ने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। डिग्री मुकम्मल होने के बाद इसने एक मशहूर कंपनी में अप्लाई किया। इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कंपनी के मैनेजर ने धोबी के बेटे से पूछा कि आपके वालिदैन क्या करते हैं, तो इसने बताया कि मेरी माँ चूड़ियां फरोख्त करती है, जबकि बाप धोबी है। मैनेजर ने कहा कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन में किसी किस्म की कमी नहीं, लेकिन तुझे नौकरी सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकती है, जब पूरे एक दिन के लिए तू अपनी माँ की जगह चूड़ियां फरोख्त करेगा और दूसरे दिन अपने बाप की जगह धोबी गार्ड पर कपड़े धोएगा। तुम्हारी जॉब के लिए ये हमें 2 दिन दरकार रहेंगे। धोबी का बेटा फौरी इस बात के लिए रजामंद हो गया। पहले दिन इसने माँ से कहा कि आज आप घर पर आराम करें। इसने चूड़ियों का टोकरा सर पर उठाया और घर घर जब आवाजें देने लगा, चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। दूसरे दिन इसने अपने बाप से मैले कपड़ों की गठरी ली और इसे भी लेकर कहा कि आज आप आराम फरमाए। फिर इसके बाद गठरी लेकर धोबी गार्ड रवाना हुआ और जैसे ही इसने कपड़ों की गठरी खोली तो हैरान हुआ, क्योंकि एक औरत की कमीज के अंदर कराची से तलक रखने वाला सुफियान अपने इलाके के फकर का बायस बना। और नौजवानों के लिए एक उम्मीद ऐसा इलाका जहां तालीम हासिल करने का इतना रिवाज नहीं था, वहां पर सुफियान ने कराची की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल किया। फिर इसके बाद इस यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। कामयाब डिग्री मुकम्मल करने के बाद इसने मुख्तलिफ कंपनी में अप्लाई किया, जिसमें से एक मशहूर कंपनी की तरफ से इसे कॉल मसूल हुई। सुफियान इंटरव्यू देने के लिए ITC कंपनी के हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ। कंपनी के मैनेजर ने सुफियान को सर से लेकर पांव तक बड़े गौर से देखा। एक सांवले रंग का लड़का इसे देखकर ऐसे लगता था कि ये लड़का यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा, और फिर ऐसे इलाके से तलक रखता था जिसमें तालीम हासिल करने का ना इतना रिवाज नहीं था। तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू था जो सुफियान से लिया गया था। इसके बाद मैनेजर ने सुफियान से पूछा कि आपके वालिदैन क्या करते हैं। सुफियान ने इन्हें बताया कि मेरी माँ चूड़ियां फरोख्त करती है, जबकि मेरा बाप धोबी है। मैनेजर ने कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन जबरदस्त है, लेकिन नौकरी हासिल करने के लिए आपको अमली तौर पर एक काम करना पड़ेगा। सुफियान के पूछने पर इन्होंने बताया कि आपको मुकम्मल एक दिन अपनी माँ की जगह चूड़ियां फरोख्त करना पड़ेंगी, जबकि दूसरे दिन अपने बाप की जगह धोबी गार्ड पर जाकर कपड़े धोने पड़ेंगे। जॉब हासिल करने के लिए आपकी 48 घंटे हमें दरकार है। सुफियान बखुशी से बात के लिए रजामंद हो गया। वो अपने आबाई गांव गया, अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश हुआ। गांव जाते ही इसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज के दिन आपने काम नहीं करना, आपने सिर्फ आराम करना है, आपकी जगह चूड़ियां फरोख्त मैं करूंगा। इसकी ये बात सुनकर इसकी माँ हैरान हुई और कहने लगी, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम कल ही 6 माह बाद इधर आए हो और आते ही ऐसी बातें कर रहे हो। तो इसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने बेटे की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। ना चाहते हुए माँ ने वो चूड़ियों का टोकरा सुफियान के हवाले किया। सुफियान ने चूड़ियों का टोकरा उठाया और घर घर जाकर आवाजें देने लगा कि चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां। औरतें ये मर्दाना आवाज सुनकर हैरान हुई, और इससे पहले तो इलाके में किसी मर्द ने चूड़ियां फरोख्त नहीं की थी। ये काम सिर्फ औरतें करती थी। जब दीवार से झांक कर औरतों ने देखा तो हैरान होगी कि कराची का पढ़ा लिखा नौजवान सर पर चूड़ियों का टोकरा उठाए फिर रहा है। इन्हें इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये अपनी माँ की जगह चूड़ियां क्यों फरोख्त कर रहा है। खैर, सुबह से लेकर शाम तक सुफियान ने वो चूड़ियां फरोख्त की। जब वो टोकरा बिल्कुल खाली हो गया तो फिर वो घर वापस आ गया। दूसरे दिन इसने अपने बाप से मैले कचैले कपड़ों की गठरी ली और धोबी गार्ड रवाना हुआ। इसका बाप भी अपने बेटे के इस रवैये से हैरान था, मगर जबान से कुछ ना बोला। सुफियान ने वो मैले कपड़ों की गठरी बाप से हासिल की और इसके बाद सर पर रखकर धोबी गार्ड रवाना हुआ। धोबी गार्ड पहुंचकर इसने जैसे ही कपड़ों की गठरी खोली तो हैरान हुआ, क्योंकि एक औरत की कमीज के अंदर सोने की बालियां मौजूद थी। वो ये देखकर हैरान हुआ, क्योंकि ये तो बहुत कीमती बालियां थी। इसने दिल में सोचा शायद कमीज उतारते वक्त ये बालियां कानों से निकल चुकी थी। वो कमीज लेकर अपने बाप के पास गया और बाप से पूछा कि ये किस औरत की कमीज है। बाप इन कपड़ों को पहचानता था। इसने सुफियान को बताया कि ये हमारे इलाके की रईस ठाकर साहब की बेटी की है। सुफियान ने वो झुमके और कपड़े लिए और हवेली के बाहर आ गया। रईस की बेटी का नाम महविश था। इसने रईस के मुलाजिम से कहा कि बीबी जी के कपड़ों में ये बालियां बरामद हुई है। मुलाजिम ने वो बालियां महविश को दे दी। ये पहली बार था जब महविश ने अपनी हवेली की छत से सुफियान को देखा था। पहले ही नजर में इसे सुफियान पसंद आ चुका था, जबकि महविश के बारे में भी सुफियान कुछ ना कुछ जानता था कि महविश हैदराबाद में ही तालीम हासिल कर रही है। किसी तरह इन दोनों का राब्ता हुआ। चूंकि दोनों पढ़े लिखे थे और हम ख्याल भी थे, लिहाजा एक दूसरे को पसंद किया। सुफियान ने अपने माँ बाप को बताया
कि वो रईस की बेटी को पसंद करता है और आप दोनों मेरे लिए रिश्ते के बारे में इनके घर जाए। तो धोबी परेशान हो गया और इसने कहा कि बेटा ऐसे कैसे मुमकिन है, हमारे और उनके रुतबे में जमीनों आसमान का फर्क है, अगर हम दोनों गए तो रईस इस बात पर गुस्सा कर सकता है। सफियान ने कहा अब मेरी खातर जाए तो सही, महविश मुझे पसंद करती है और मुझे उम्मीद है कि रईस अपनी बेटी की पसंद के खिलाफ हरगिज़ नहीं जाएगा। अपने बेटे की जिद पर सफियान के वालिदैन रईस के घर गए। रईस ने जैसे ही धोबी और इसकी बीवी को देखा तो कहा कि क्या बात है। तो धोबी ने कहा सही हमें पैसों की जरूरत नहीं, दरअसल हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी महविश का रिश्ता लेने आए हैं। बस ये सुनना ही था कि रईस को गुस्सा आया। इसने अपने मुलाजमों से कहा कि इन्हें धक्के देकर इनको घर से निकाल दो। धोबी और इसकी बीवी को धक्के दे देकर घर से निकाल दो। घर आकर इसने अपने बेटे से कहा बेटा हमने कहा था कि रईस से अच्छा इंसान नहीं, वही हुआ जिसका डर था, इसने हमें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। इसके बाद सफियान ने महविश से राब्ता किया और कहा कि तुम्हारे वालिद ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। महविश ने सफियान से माफी मांगी और कहा कि हैदराबाद में जैसे ही वो इदारे में जाएंगे तो वहाँ दोनों कराची के लिए रवाना हो जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी के मुतालिक सोच भी नहीं सकती। महविश जैसे ही हैदराबाद रवाना हुई तो एक हफ्ते बाद सफियान ने अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से पलक लिया और दोनों कराची रवाना हुए। सफियान की अच्छी कंपनी में जॉब हो चुकी थी। दोनों ने कराची जाकर निकाह किया और किराए के मकान में रहने लगे। शुरू में सब ठीक था। सफियान को अल्लाह ने एक बेटा और एक बेटी अता की। रईस ने अपनी बेटी को जायदाद से आग कर दिया था मगर वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। इनकी जिंदगी बहुत खुशगवार थी, लेकिन कुछ नामालूम वजूद की बिना पर सफियान को कंपनी से फारग कर दिया गया। यह मौका सफियान के लिए बहुत परेशान कुन था क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी थी और सैलरी भी बहुत अच्छी थी, मगर अब इसे दोबारा जॉब की तलाश करना थी। मुख्तलिफ कंपनियों में इसने अप्लाई किया लेकिन कोई भी कंपनी इसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रही थी। परेशानी की वजह से इसका रवैया महविश और बच्चों के साथ अजीब हो चुका था और खुद महविश ने यह रवैया महसूस किया। कई बार इसने सफियान से कहा कि आप काफी बदल चुके हैं, बच्चों की तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। तो सफियान का यही जवाब होता कि मेरे साथ बहस मत करो, मैं वैसे भी अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान हूँ। 6 माह से धक्के खा रहा हूँ लेकिन काम नहीं बन रहा। मेरे लिए अगर तुम दुआ नहीं कर सकती तो कम से कम बकवास मत किया करो। घर का निजाम तो चलाना था। लिहाजा सफियान ने एक शॉपिंग मॉल में सेलमैन की जॉब कर ली। आज भी जैसे ही वो घर लौटा तो इसकी बीवी सोई हुई थी। वो इसे डांटने लगा, सारा दिन मैं काम करके वापस आता हूँ, तुम नींद की हालत में होती हो, मुझे खाना तक पेश नहीं करती। इसी तरह के ताने वो रोज महविश को देता था मगर आज तो महविश को सख्त बुखार था। वो बिस्तर पर पड़ी सर्दी से कांप रही थी जबकि सफियान ने इस बात पर गौर नहीं किया था। महविश जुबान से कुछ कहना चाहती थी लेकिन तेज बुखार की वजह से जुबान इसका साथ ना दे रही थी। आज शफी माहौल के मालिक ने किसी गलती की वजह से सफियान को जलील किया था। इसी वजह से वो आज बहुत गुस्से में था। जेब में रश्के का किराया नहीं था, लिहाजा वो पैदल चढ़कर गर्मी में घर आया था और इसका दिमाग भी खराब हो चुका था। कूलर के करीब आया तो पानी का गिलास पीने लगा। कूलर खाली था। दिल में सोचने लगा कि कितनी मनहूस औरत है कि अभी तक कूलर में पानी नहीं भरा। इसके बाद खुद जाकर नलके में से पानी का गिलास पहले अपने सर पर डाला, फिर एक गिलास पानी का पिया और फिर नीचे फर्श पर फेंक दिया। 2 मिनट के अंदर अगर खाना तैयार ना हुआ तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। बच्चे बाप की वहशत देखकर माँ से लिपट गए जबकि बेहोशी की हालत में वो बिस्तर पर पड़ी सब बातें सुन रही थी। सफियान की बड़ी बेटी ने जब बाप के मुंह से ये अल्फाज सुने तो सहम कर कहा कि अब्बा माँ को बुखार है, आप माँ को क्यों गालियां दे रही है। सफियान कहने लगा कि ऐसे ही ड्रामेबाजियां कर रही है, इसे कुछ नहीं हुआ। और महविश यही सोच रही थी कि इसने घर से भागकर कितनी बड़ी गलती की। अक्सर औरतें जो घर से भागकर शादी करती है वालिदैन की रजामंदी के बगैर भी निकाह कर लेती है तो इनका अंजाम भी यही होता है। वो अपने किए पर पछता रही थी। अपने घर में वो शहजादियों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। इसे किसी चीज की बिल्कुल कमी नहीं थी। इसका बाप इससे बहुत प्यार करता था। कोई भी ख्वाहिश जुबान पर आने से पहले इसकी पूरी हो जाती थी। खैर अब वो अपने इस बाजी को याद नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसे आगे की फिक्र थी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र थी क्योंकि इसका बाप जॉब न मिलने की वजह से ज़हनी तवाज़ुन खोता जा रहा था। दिन ब दिन इसके गुस्से में तेज तरह आ रही थी और बच्चों के साथ भी इसका रवैया बदलता जा रहा था। बेटी ने बाप के गुस्से को देखते हुए कहा कि अब्बा आप बैठे, मैं आपके लिए रोटी बनाती हूँ। माँ को बुखार है। सफियान ये देखकर हैरान हुआ कि छोटी सी बच्ची मेरे लिए कैसे रोटी बनाएगी। इसकी बेटी किचन में दाखिल हुई तो देखा तो आटा 2 रोटियों का ही बचा था। इससे पहले कि इसने
कभी रोटी नहीं बनाई थी, लेकिन बाप की वजह से आज इसे रोटी बनाना जरूरी था। बेटी ने अपने छोटे छोटे हाथों से छोटे छोटे पेड़े बनाए, मगर इसे याद आया कि तो अभी तक तो इसने आग ही नहीं जलाई। अब आग जलाने ही लगी थी कि एक गर्जदार आवाज आई कि जल्दी करो माँ की तरह तुम भी बहुत कमी हो, तुझसे एक रोटी नहीं बनाएगी, इधर भूख से तड़प रहा हूँ, सारा दिन तुम लोगों के लिए खुमार होता हूँ और तुम हो के मुझे वक्त पर खाना भी नहीं दे सकते। बच्ची आग जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग बिल्कुल नहीं जल रही थी। किचन में धुआं ही धुआं था। आगे आके देखा तो पेड़े वही पड़े हुए थे। इसने अपनी बेटी को धक्का दिया और कहा कि दूर हो जाओ मेरी नजर से, मैं खुद अपने लिए रोटी पकाता हूँ। बेटी रोती हुई अपनी माँ के पास चली गई और बेटी रोती हुई अपनी माँ के पास चली गई, जबकि इसके बाजू पर चोट लगी हुई थी। वो खुद किचन के अंदर रोटियां पकाने लगा। चोट जबकि बेटी माँ के साथ लिपट कर रोने लगी और बताने लगी कि आपकी बीमारी को देखते हुए मैंने अब्बा के लिए रोटी पकाने की कोशिश की, मगर अब्बा ने फिर मुझे मारा। महविश ने जब ये सुना तो हैरान हुई, अपनी जगह से उठकर थोड़ा सा पानी पिया। इसके बाद इसकी होश बहाल हुई और इसने सर पे पट्टी बांधी, क्योंकि दर्द की वजह से सर फट रहा था। अपने शोर से मुखातब होकर कहा कि तुम मुझे जितना मारते हो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, अगर मेरी बेटियों पर तुमने जुल्म किया तो क्या तुम्हारा खून नहीं है? मगर इसने अपनी बीवी की किसी बात का जवाब नहीं दिया और मजे से रोटी खाने में मसरूफ रहा। फिर रोटी खाकर वो घर से रवाना हुआ। माँ ने अपनी मासूम बच्ची के बाजू पर पट्टी बांधी और इसे तसल्ली दी। शाम को जब सुफियान वापस आया तो महविश अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने गौर किया कि महविश काफी कमजोर हो चुकी है, हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। इसके दिल में थोड़ा सा रहम आया। फिर कहने लगा, तुझे आखिर मसला क्या है? महविश ने कमजोरी सी आवाज में कहा कि डॉक्टर के पास मुझे क्यों नहीं ले जाते? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ? मैं ठीक हो जाऊंगी तो तभी तुम्हारे लिए खाना और रोटी वक्त पर तैयार कर सकूंगी, घर के बाकी काम भी करूंगी। मेरी मासूम बच्ची ने तुम्हारे लिए रोटी पकाने की कोशिश की, तूने इसे भी मारा। यह सुनकर सुफियान कहने लगा, अच्छा ज्यादा बहस मत करो, मैं आज तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा ताकि पता चल सके कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। ये कैसा बुखार है जो तुम्हारी जान नहीं छोड़ रहा? फिर तुम्हें ऐसे ही ड्रामा करती हो। शाम हुई तो सुफियान रक्षा किराए पर लेकर अपनी बीवी को अस्पताल ले गया। लेडी डॉक्टर ने बीवी का चेकअप किया तो कहा कि ये कुछ टेस्ट है, लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करवाने पड़ेंगे। टेस्टों की कीमत देखी तो बहुत ज्यादा थी। 15,000 रुपए इसके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा रकम थी, क्योंकि इसकी जेब में तो कुछ भी नहीं था। बीवी से कहने लगा कि अब वक्त आ चुका है कि अपनी माँ की बालियां ये मुझे दे दो ताकि मैं इन्हें फरोख्त करके तुम्हारे टेस्ट करवा सकूं, वरना मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है और घर के हालात भी तुम्हारे सामने है। महविश ने अपने कानों से वो बालियां उतार कर अपने शोहर के हवाले की और इसने अपनी बीवी की बालियां फरोख्त की। फिर इसने अपनी बीवी का टेस्ट करवाए। इसने अपनी बीवी को रक्शे में बिठाया और कहा कि तुम घर जाओ, मैं रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाकर वापस आऊंगा। महविश वापस घर आ चुकी थी, जबकि इसने बीवी की रिपोर्ट्स बनवाई और वो रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट चेक की। इसके बाद सुफियान से कहा कि आपकी बीवी को कैंसर का मर्ज लाहक है। की बात पर हैरान हुआ कि आपने अपनी बीवी का इलाज अभी तक शुरू क्यों नहीं करवाया, इतनी देर क्यों लगा दी? खैर अब भी आपकी बीवी का इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर मजीद तखीर की गई तो आपकी बीवी की जान को खतरा है। डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी देर खामोश रहा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख कर दी जिनकी कीमत 15 से 20 हजार के दरमियान थी और जैसे ही अस्पताल से बाहर आया सबसे पहले इन्हें दवाइयों वाली पर्ची फाड़ी, फिर वो तमाम रिपोर्ट्स भी फाड़ कर नहर में फेंक दी, क्योंकि वो इस बीमारी के मुतालिक अपनी बीवी को कुछ नहीं बताना चाहता था। वो खुद ही ये कह रहा था कि मैं अपना आप भी फरोख्त करूं तब भी अपनी बीवी का इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि इसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च होंगे और जो बात मुमकिन ही नहीं। तो बीमारी का तज़किरा करके बीवी को परेशान करने का क्या फायदा? बेचारी यूं ही परेशान हो जाएगी, वक्त से पहले ही मर जाएगी। इसके बाद के लिए खाना तैयार किया। घर आया, पहले ही इसके लिए क्या तैयार कर रखा था। वो बेचारी इसी इंतजार में थी कि डॉक्टर मेरी बीमारी का मतलब क्या बताएगा, मेरी रिपोर्ट्स कैसे आएंगी। घर आते ही इसने अपने शोहर के सामने खाना पेश किया, अपनी बीमारी का जिक्र ना किया। जब सुफियान ने खाना खा लिया तो इससे पूछने लगी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मुझे कौन सी बीमारी है, डॉक्टर ने क्या बताया है? थोड़ी देर वो खामोश रहा, फिर कहने लगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें मलेरिया हुआ था, थोड़ी सी दवाई दी है, उम्मीद है कुछ दिनों बाद ठीक हो जाओगी। ये सुनकर महविश की सांसों में सांस वापस आई। दिल ही दिल में सोचने लगी, चलो शुक्र है खुदा का कोई बड़ी बीमारी नहीं, वरना मेरे मरने के बाद बच्चों का क्या होता? बाप के हालात तो मेरे सामने थे, क्योंकि कौन सी माँ अपने बच्चों को रुलता देख सकती है। महविश इससे कहने लगी कि घर का राशन खत्म हो चुका है, मेरी बालियों में से अगर कुछ पैसे बचे हैं तो आप राशन ले आए। इसकी जेब में अब सिर्फ 40,000 रुपए थे, मगर इसने अपनी बीवी से झूठ बोला कि रिपोर्ट
नोट्स और बाकी अखराजात में 20,000 लग चुके हैं। मेरी जेब में चंद हजार के नोट है जो अब 3 दिन के राशन के लिए काफी है। काफी दिनों से अपने दोस्त के जरिए मुल्क से बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन अभी पैसे नहीं पूरे हुए थे। सुफियान के दोस्त ने इसे बताया, एक एजेंट जो मजदूरों को बाहर भेजता है, वहाँ जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन पैसे ज्यादा मिलेंगे। वीजे के लिए आधे पैसे वो ले रहा है, बाकी की रकम काम स्टार्ट करने के बाद तुम इसे दे सकोगे। ये तुम्हारे लिए एक सुनहरी मौका है, क्योंकि इस मुल्क के हालात तुम्हारे सामने है। कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। वो सेल्समैन की रकम से भी पैसे बचाकर अपने दोस्त के हवाले कर रहा था। 40,000 जो इसकी जेब में था, इसमें से भी 35,000 इसने दोस्त के हवाले किए और इसके बारे में मैविश को कुछ न बताया। इसने दिमाग में ये तय किया था कि जैसे ही वो वीजा लग जाएगा तो मैं अपनी बीवी को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अब इसने ये भी इरादा तर्क कर दिया था। बस वो इंतजार में था कि वो किसी तरह पैसे मुकम्मल हो जाए और वो एजेंट को देकर दवाई रवाना हो जाए। एक दिन वो जैसे ही काम पर गया तो इसका दोस्त शॉपिंग हॉल में इसके सामने आया, कहने लगा, यार तुम्हारे लिए खुशखबरी है, कंपनी तुझे फ्री में दुबई भेज रही है। एक इंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको काफी सारे मजदूर मतलूब है। तुम्हारी टिकट और वीजा फ्री है और जो पैसे तुमने एजेंट के पास जमा करवाए थे वो वापस तुझे मिल जाएंगे। ये सुनकर सुफियान बहुत खुश हुआ। सुफियान के दोस्त के मुताबिक इसकी 2 लाख से ज्यादा सैलरी है। वो खुश था क्योंकि इसे इतना पैसे चाहिए थे। इसे अपनी बीवी और बच्चों का कोई ख्याल नहीं था, ना ही जॉब का। सुनकर इसके दिल में इतनी बीवी का ख्याल आया कि वह बीमार है, इसका इलाज करवा सकेगा। इसने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा और अगले महीने वो 10 तारीख को दुबई रवाना होने वाला था। आज जब वो घर आया तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसकी बीवी ने इसकी खुशी महसूस की थी। इससे पूछा था कि खैरियत तो है, आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इसने अपनी बीवी को कुछ न बताया कि आज शॉपिंग मॉल के मैनेजर ने हम सब लोगों को होटल पर खाने पर बुलाया है, हम इससे बहुत खुश हैं। वो भी हमारी कारकर्दगी से बहुत खुश था। इसने तारीफ की कि तुमने अच्छा काम किया, इस महीने रिकॉर्ड सेल हुई। बस ने इसने इसी खुशी का इजहार किया जिसकी वजह से मैं खुश हूँ, लेकिन हकीकत इसने फिर भी अपनी बीवी को ना बताई। कुछ दिन बाद वो दुबई जाने वाला था। आज 20 तारीख थी, अगले महीने की 10 तारीख को इसने जाना था। इसने 20 दिन का राशन बीवी के हवाले किया था कि ये 20 दिनों के लिए आटा, चीनी और कुछ दालें हैं। कफालत शरीक से काम लेना और ज्यादा फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी। इसके अलावा वो मेरे पास मजीद पैसे नहीं और 20 दिनों के दौरान तुम किसी किस्म की फरमाइश नहीं करनी, ना ही बच्चों के जूते कपड़ों के बारे में बात करनी है, ना ही अपने कपड़ों के बारे में। पिछले साल के कपड़ों पर गुजारा कर लो, मैंने भी कोई खरीदारी नहीं की, तुम्हारे सामने ही है सब कुछ। मैं ये पिछले कपड़ों पर गुजारा कर रहा हूँ। सुफियान की ये बात सुनकर मैविश ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? इन हालात में कभी मैंने शॉपिंग के लिए कहा, ना अपने लिए ना ही अपने बच्चों के लिए। इनके लिए भी कुछ नहीं खरीदा। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सुफियान को बेचैनी से इंतजार था। आज 10 जुलाई का दिन था। सुफियान ने दुबई जाना था। इसके तमाम कागजात तैयार थे। इसने नया सूट पहना तो इस पर मैविश पूछ रही थी, तो खैरियत तो है, कहाँ जा रहे हैं? कहने लगा, आज हमारी कंपनी की तरफ से एक पार्टी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। शॉपिंग मॉल के ओनर ने हमें एक पार्टी दी है, लेकिन इसके इरादे तो कुछ और ही थे। आज वो हमेशा हमेशा के लिए मैविश और अपने बच्चों को छोड़कर जाने वाला था। इसके हवाले से इसने मैविश को कुछ ना बताया। शाम 5 बजे इसकी फ्लाइट थी। वो दुबई के लिए रवाना हो गया। रात का अंधेरा छाने लगा। मैविश परेशान थी कि इसका शोहर अभी तक वापस क्यों नहीं आया। पहले तो वो शाम से पहले आ जाता था। ईशा की अजानें शुरू हुई तो इसकी परेशानी ज्यादा बढ़ गई, मगर इसका तो नंबर ही बन जा रहा था। मैविश को किसी किस्म का इशारा नहीं मिल रहा था कि इसका शोहर कहाँ गया है। 20 दिन बाद घर का राशन भी खत्म हो चुका था। इनके घर में कुछ नहीं बचा था। वो इस इंतजार में थी कि इसका शोहर वापस आए तो कुछ खाने को ले आए, लेकिन ऐसा ना हुआ। बच्चे भूख से रो रहे थे और वो खुद भी भूखी थी। इसने पड़ोसन में सुफियान के दोस्त से बात की। इसके दोस्त ने बताया कि कल मुझे सुफियान मिला था, वो खुश था, लेकिन मैं नहीं जानता वो क्यों खुश था। इसने सेल्समैन की जॉब छोड़ दी थी और बता रहा था कि इसे इससे भी अच्छी जॉब मिली है। यह सुनकर मैविश हैरान हुई और सोचने लगी कि इसके बारे में सुफियान ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। इसके बाद इसने पड़ोसन से गुजारिश की कि मेरे बच्चे भूखे हैं, इनके लिए कुछ खाने को दे दे। शोहर अभी तक वापस नहीं आया और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। पड़ोसन ने इनको और इनके बच्चों को खाना दिया और ये खाना खाकर सो गए, लेकिन ऐसे ही सारी रात नींद ना आ सकी। सारी रात वो सोच रही थी कि कैसा आदमी है जो अपने बच्चों को धरा छोड़कर चला गया है। ऐसी कौन सी जॉब है जिसके बारे में इसने मुझे अभी तक नहीं बताया। सुबह हुई तो वो इसके करीब दोस्त वकास के पास गई, क्योंकि वो जानती थी कि यही इसका सिर्फ करीबी दोस्त है। वो अक्सर इनके घर भी आता था। कहने लगी कि सुफियान अभी तक घर वापस नहीं आया, तुम्हें पता है वो कहाँ है? वकास ने जब सुना तो वह हैरान हो गया। कहा, भाभी आपको क्या मालूम नहीं? कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं मालूम, वो कहाँ है? वकास ये सुनकर हैरान हुआ और कहा कि ताज्जुब है, इसने आपको कुछ नहीं बताया। मैं तो यही समझ रहा था कि आप लोगों को सब पता है। सुफियान तो दुबई चला गया है, इसकी दुबई में अच्छी खासी जॉब लगी थी, वो कल रवाना हुआ, अब तो दुबई पहुंच चुका होगा। यह सुनकर मैविश के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे कुछ नहीं नजर आ रहा था। एक लम्हे के लिए वो सब भूल चुकी थी।
कि इसके साथ क्या हुआ था। इसका शोहर सुफियान क्यों इस कदर बच्चों का लवारस तनहा छोड़कर ये मुल्क छोड़ गया था और इनको बताना भी गवारा नहीं किया। इसका सर चकरा गया, इसी वजह से वो नीचे गिर पड़ी। विकास इसे अस्पताल ले गया और जब इसकी तबीयत बहाल हुई तो रक्षा किराए पर लेकर इसे घर छोड़ आया और साथ यही भी कहा कि अगर भाभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। सुफियान दुबई में जॉब करने लगा। वो खुश था, महाना 2 लाख रुपए बचा रहा था। वो पैसे इकट्ठे करने लगा, सोच रहा था कि 30-40 लाख जमा हो जाएगा तो वापस अपने वतन चला जाऊंगा, कोई कारोबार करूंगा, तब तक इसकी बीवी मर जाएगी और किसी दूसरी जगह में शादी कर लूंगा। बच्चों का ख्याल भी ना आया और यही सोच रहा था कि बीवी जब मर जाएगी तो बच्चे यतीम खाने में चले जाएंगे, कोई ना कोई इनका वारिस बन जाएगा। मगर इस जालिम शख्स को इतनी शर्म ना आई थी कि वो इसकी औलाद थी, इसकी बीवी मर गई तो इनका क्या होगा। वो शुरू से ही खुद गर्ज था, बस अपने बारे में सोचता था, बाकी जहन्नम में जाए। जिस दिन इसने कराची आईटीसी कंपनी ज्वाइन की थी कि इससे पहले इसके दोस्त से इसने पूछा था कि 2 दिन के लिए अपने माँ बाप की जगह काम करके तुझे कैसा महसूस हुआ, बजाय अपने माँ बाप और अपने बाप का दर्द महसूस करने, अपने माँ और अपने बाप का दर्द महसूस करने के और इस बात को साज करने की कितनी मशक्कत करके इसके वालिदैन ने इनको पाला है। और अपनी माँ इसने अपनी माँ और अपने बाप का भी मजाक उड़ाया और कहने लगा कि ये जिंदगी गधों जैसी है और मेरे माँ बाप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। ताज्जुब हुआ, यही बात इसने मैनेजर को बताई तो मैनेजर को इतना गुस्सा आया कि इसने सुफियान को जॉब से ही फारिग कर दिया। 5 साल बाद वो अपने वतन लौटा था तो यही सोच रहा कि बीवी मर गई होगी और बच्चे भी किसी यतीम खाने में चले गए होंगे। लेकिन वो जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंचा तो दरवाजा खुला तो पैरों तले से जमीन निकल गई। दरवाजे के अंदर का नक्शा बदल चुका था, इसके घर का कच्चा सेन अब पक्का हो चुका था, कतारों में फूल लगे हुए थे, इसके बाद सिलाई मशीन की कतारें थी और छोटी सी उम्र के बच्चे बच्चियां सिलाई कढ़ाई में मसरूफ थे। महविश इनको हिदायत दे रही थी कि किसी तरह काम करना है। महविश को देखते ही इसकी आंखें बाहर आ गई और वो अपनी बीवी के पास आया, कहने लगा तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें तो कैंसर था, कैंसर जैसी मौत बीमारी में मुब्तला होकर भी तुम अभी तक जिंदा कैसे। महविश आगे बढ़ी और इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। दफा हो जाओ मेरे घर से, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे वापस आने की। मुझे कैंसर जरूर था लेकिन जिस भूख में तुमने मेरे बच्चों और मुझे छोड़ा था, इसी भूख ने मेरी ये बीमारी खत्म ही कर दी। कई दिनों तक मैंने फाके काटे जिसकी वजह से कैंसर के जरासीम भी मर गए। अल्लाह ताला ने इनके बच्चों के लिए मुझे जिंदा रखा, लिहाजा मैं जिंदा हूँ, मगर अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो अपनी बीवी से कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत से पैसे लाया हूँ, इसी तरह की बातें करने लगा और महविश ने एक और थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। 2 दिन इनके दरमियान लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे तो मोहल्ले के लोग जमा हुए और उन्होंने सुफियान को धक्के देकर घर से निकाला और धमकी दी कि दोबारा यहाँ नजर नहीं आना वरना पुलिस के हवाले कर देंगे। मोहल्ले वाले जानते थे कि इस जालिम शख्स ने अपनी बीवी और बच्चों के साथ कैसा सलूक किया था। भूख की हालत में इन्हें छोड़कर दुबई चला गया। सब इससे नफरत करते थे। मोहल्ले के लोगों ने मिलकर महविश और इसके बच्चों की कफालत की। महविश सिलाई कढ़ाई की माहिर बन गई तो एक अदारे की मैडम महविश के पास आई और अपने अदारे में सिलाई कढ़ाई करने वाली टीचर के तौर पर रख लिया। 6 दिन वो अदारे में बच्चों और बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती और इतवार के दिन इधर मोहल्ले के बच्चों को हुनर सिखाती रहती। इसके बच्चे आला स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। सुफियान को अपनी खुदगर्जी की बहुत बड़ी सजा मिली थी। सबसे पहले इसने अपने वालिदैन को छोड़कर खुदगर्जी दिखाई थी, फिर अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर मुल्क से बाहर गया था। जो कारोबार इसने यहाँ शुरू किया था इससे भी इसे काफी नुकसान हुआ था और 6 माह के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वो सड़क पर पड़े नशे के इंजेक्शन लगा रहा था, अपनी खुदगर्जी की सजा भुगत रहा था। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबक कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक